हेलो स्टूडेंट्स। यस्टरडे अपन ने C3 एंड C4 साइकिल स्टडी की थी। ओके, आज मतलब C3 एंड C4 प्लांट स्टडी किए थे। आई कैन टेल दैट। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट केम प्लांट्स। ओके, नाउ केम का फुल फॉर्म इज केम स्टैंड फॉर क्रिस्टलेशन acid metabolism. ओके, सो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हम तो ये कैसे प्लांट है? सक्यूलेंट प्लांट्स, यानी कि ये डेजर्ट साइड रहने वाले प्लांट है। ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर एग्जाम्पल्स, सो इसके एग्जाम्पल में एक आएगा ओपुंशिया। ओके, जो कैक्टसी फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, एंड एग्जाम्पल में और आएंगे पाइनएप्पल एंड सेडम एंड कलेंचो। ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स। हाँ, कलांचो। ओके, सक्यूलेंट प्लांट है, यानी कि डेजर्ट एरिया में जो रहते हैं तो वहां पे तो कितनी गर्मी होती है। गर्मी होती है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो उन्हें सरवाइव करना है उस तरीके से कि वो गर्मी में जो मतलब कि वाटर जो है वो ज्यादा उनमें से ट्रांसपिरेट ना हो जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे? तो उसके लिए उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उनमें थिक क्यूटिकल होता है। ठीक है, एंड सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा, जिससे ट्रांसपीरेशन की जो रेट है वो कम हो सके। पोर की साइज जो होती है वो नॉर्मल जो स्टोमेटा की होती है वो नहीं होती। सनकन स्टोमेटा यानी स्टोमेटा के पोर्स थोड़े से ही खुले हैं, तो जो ट्रांसपीरेशन होगा, जो वाटर लॉस होगा वो कम होगा। ठीक है, सो इन्हें हम इनके लिए ये पॉइंट याद रखना है कि दिस आर द सक्यूलेंट प्लांट्स, यानी कि जिनको एक तरीके से स्ट्रेंथ होती है जिनमें वाटर को क्या करने की, प्रिजर्व करने की। और वो किस वजह से कर सकते हैं? उनमें थिक क्यूटिकल होता है और सनकन स्टोमेटा होता है। ओके, उसके बाद इनका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इज कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो स्कोटो एक्टिव होते हैं। स्कोटो एक्टिव। Now, what do we mean by the term scotoactive? Plants scotoactive होना यानी उनका जो स्टोमेटा होता है, उनका जो स्टोमेटा होता है वो, एक मिनट, वो अगर हम नाइट की बात करें, रात में ओपन होता है एंड डे में क्लोज होता है। उनकी इस कैरेक्टरिस्टिक को या इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव है प्लांट, यानी उनका स्टोमेटा रात को खुला होता है और दिन में क्या होता है? बंद होता है। ओके, अब इसमें जो साइकिल हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है, वो मैं आपको इस पेज में नहीं, नेक्स्ट पेज में बताती हूँ, या फिर इस पेज में, चलो इसी पेज में बता देती हूँ। ओके,
जैसे C3 साइकिल हमने पढ़ी थी, C4 साइकिल हमने पढ़ी थी, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, केम प्लांट्स की साइकिल पढ़ेंगे। ओके, सो इनमें नाइट में क्या होता है, नाइट टाइम में क्या होता है एंड डे टाइम में क्या होता है, ठीक है। सो केम प्लांट्स जो है वो भी इनके अंदर ये मिजोफिल सेल होगा, तो मिजोफिल सेल के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर क्या चलेगा, फोटोसिंथेसिस यानी कि डार्क रिएक्शन चलेगा। तो केम प्लांट में कैसे ये डार्क रिएक्शन चलता है वो हम पढ़ेंगे, जैसे C3 और C4 साइकिल में पढ़ा था। तो मैंने बोला कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो स्कोटो एक्टिव होता है, यानी कि रात को खुला होता है, तो रात को स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। सो CO2 एंटर करेगा मिजोफिल सेल के अंदर, ठीक है, और वो CO2 जो है मिजोफिल सेल में PEP उसके साथ रिएक्ट करेगा, जैसे C4 साइकिल में होता है शुरुआत में, यहाँ पे बिल्कुल वैसा होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नेमली पेप्केस, PEP यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड पेप्केस यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज, और उसकी प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। PEP के पास कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन, ठीक है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनता था C4 साइकिल में, या तो एस्पार्टिक एसिड बनता था, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हमने मैलिक एसिड का करवाया था दोनों में से। तो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में से मैंने लिखा कि मैलिक एसिड बनता है, ओके। अब ये जो मैलिक एसिड बनता है, ये जो मैलिक एसिड है वो प्लांट का जो वैक्यूल होता है उसमें स्टोर्ड हो जाएगा, गेट स्टोर्ड इन द वैक्यूल ऑफ प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे रात के टाइम पे वैक्यूल में मैलिक एसिड स्टोर हुआ है, इसीलिए इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज डार्क एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, ठीक है। डार्क यानी रात में, एसिडिफिकेशन यानी रात में प्लांट के वैक्यूल में क्या हुआ है, ये वैक्यूल के अंदर क्या है, MA यानी कि मैलिक एसिड स्टोर है, ओके। उसके बाद दिन के टाइम पे क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो कहाँ पे हो रही है, मिजोफिल सेल के अंदर हो रही है, क्योंकि इसमें C4 प्लांट जैसा नहीं होता, इसमें मिजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल दोनों प्रेजेंट नहीं है। इसमें ओनली कौन सा सेल प्रेजेंट होता है, केम प्लांट में मिजोफिल सेल प्रेजेंट होता है। दिन के टाइम पे क्या होता है, मैं यहाँ पे कोई आपको ट्रांसपोर्ट नहीं बता रही कि ये सेल से ये सेल में मैलिक एसिड है, ये पूरा एक ही सेल है, टाइम डिफरेंस है, नाइट और डे, सेल तो पूरा ये एक ही है, मिजोफिल सेल में ही सब हो रहा है। डे के टाइम पे क्या होता है, ये जो मैलिक एसिड है, ठीक है, दिस मैलिक एसिड जो किसके अंदर स्टोर था, दिस इज द वैक्यूल ऑफ द प्लांट। वैक्यूल में चीजें स्टोर रहती है, पता है ना, प्लांट के वैक्यूल में, प्लांट के वैक्यूल की साइज बहुत बड़ी होती है, वो बाहर आता है, मैलिक एसिड बाहर आता है और उसमें से बनता है पायरुविक एसिड, सेम टू सेम जो C4 प्लांट में हो रहा था वही चीज हो रही है। और ये स्टेप के वक्त ये जब होता है उस दौरान क्या होता है, एक CO2 जो है वो रिलीज होता है, और ये जो CO2 है वो C3 साइकिल में एंटर कर देता है। ये CO2 ने क्या कर दिया, C3 साइकिल में एंटर हो गया, और ये जो पायरुविक एसिड है उससे वापस क्या बन जाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ये वाला फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बन जाता है, ठीक है। मतलब इसका वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेशन हो जाता है, ओके। इसमें रीजनरेशन हो जाता है, मतलब सेम जो C4 साइकिल में हुआ था वही चीज हो जाती है, जिसके लिए हमें कितने ATP चाहिए रहते थे, 2 ATP चाहिए रहते थे, ठीक है। और पाइरुविक एसिड से फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को हम क्या बोलते थे, वो सब कुछ C4 साइकिल में देखा था, बट वो सब C4 साइकिल से स्पेसिफिक था, हमें यहाँ पे वो सब नहीं देखना। हमें क्या चीज याद रखनी है कि डार्क एसिडिफिकेशन हुआ, और यहाँ से मैलिक एसिड, जब सुबह के टाइम पे मैलिक एसिड बाहर निकला वैक्यूल से, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं,
डी एसिडिफिकेशन, डी कैपिटल में लिखे क्या, चलो चलेगा, डी एसिडिफिकेशन, डी एसिडिफिकेशन। ठीक है, रात के टाइम पे स्टोमेटा क्या था, ओपन था, रात के टाइम पे स्टोमेटा ओपन था, तो मिजोफिल सेल में पीईपी एंजाइम के प्रेजेंस में, जैसा C4 साइकिल में होता था, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन गया, फिर मैलिक एसिड, वो रात के टाइम पे, रात में मैलिक एसिड जाकर छुप गया, एसिड वैक्यूल के अंदर जाके छुप गया, रात में उसे डर लगा तो छुप गया, तो डार्क में छुपा, रात को छुपा, और एसिड छुपा वैक्यूल के अंदर, एसिड उसमें स्टोर हुआ, इसलिए उस टर्म को नाम दिया डार्क एसिडिफिकेशन। दिन में वो मैलिक एसिड क्या हुआ, दिन में मैलिक एसिड, मैलिक एसिड जो है वैक्यूल से बाहर आया, मैलिक एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तब एक CO2 निकला, फिर वापस पायरुविक एसिड तो पेप के अंदर रीजनरेट हो गया, और वो जो CO2 निकला वो C3 साइकिल में चला गया। सो सेम कैलकुलेशन जो C4 प्लांट के लिए करते थे वही C3 साइकिल यहाँ पे भी आई। मैंने बोला था C3 साइकिल जो है वो एक यूनिवर्सल साइकिल है, यूनिवर्सल साइकिल है C3 साइकिल। C3 साइकिल जो है वो C3 प्लांट हो, C4 प्लांट हो या केम प्लांट हो, सभी में चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और बात ध्यान में हमें लेनी है, मैंने आपको C4 प्लांट में समझाया था डबल फिक्सेशन, तो केम प्लांट में भी डबल फिक्सेशन आपको देखने को मिला। डबल फिक्सेशन जो है वो C3 प्लांट और केम प्लांट दोनों में देखने को मिला। ठीक है, डबल फिक्सेशन यानी एक बार CO2 को फिक्स किसने किया, पीईपी ने, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन बना, पीईपी। एक बार मैलिक एसिड से जब पायरुविक एसिड में दिन में कन्वर्जन होगा, तब C3 साइकिल में CO2 जब एंटर करेगा, C3 साइकिल में जब एंटर करेगा CO2 वाटर के साथ, मैंने समझाया था C3 साइकिल के अंदर, तो रूबिस्को की प्रेजेंस में RUBP के साथ रिएक्ट करके CO2 क्या बना देगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो ये जो CO2 है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पे कौन बना, रूबिस्को, मतलब एक बार CO2 यहाँ, मतलब सॉरी, रूबिस्को की प्रेजेंस में RUBP, तो एक बार CO2 यहाँ RUBP की प्रेजेंस में फिक्स हुआ और एक बार CO2 यहाँ PEP की प्रेजेंस में फिक्स हुआ, सो दैट इज डबल फिक्सेशन, दैट इज डबल फिक्सेशन। ओके, उसके बाद जो डबल फिक्सेशन वाली चीज है वो याद रखनी है। सेकेंड चीज जो हमें पॉइंट आउट करनी है, दैट इज जो MCQ में पूछ सकते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो सबसे ज्यादा C4 में होता है, उससे कम C3 में, एंड उससे कम केम प्लांट में होता है। ओके, सो ये चीज जो है वो हमें याद रखनी है। अब जो केम प्लांट्स है उनमें डे के टाइम पे क्या चलता है, केल्विन साइकिल चलता है, या तो हम बोल सकते हैं C3 साइकिल चलता है, तो उनमें शुगर्स कब बनेगी, डे के टाइम पे बनेगी, वो फिक्स हो गया। ओके, उसके बाद सेकेंड चीज क्या है कि दो चीजें हमें पढ़नी है, मतलब दो टर्म समझने हैं। जो C4 प्लांट है और जो केम प्लांट है, ठीक है, केम प्लांट जो है उसमें सिर्फ जितनी भी बातें चल रही है वो मिजोफिल सेल में चल रही है, उसमें कोई क्रांस एनाटोमी वाली बात नहीं है, C4 प्लांट जैसे कि बंडल शीट सेल भी आ जाए। इसमें जो बात थी पूरी वो बंडल शीट सेल में चल रही थी और बंडल शीट सेल में चल रही थी एंड मिजोफिल सेल में चल रही थी। ओके, अब आप देख सकते हो कि C4 प्लांट और केम प्लांट का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिमिलर है। C4 प्लांट में क्या होता था, PEP CO2 को लेता था और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता था, देन मैलिक एसिड अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जाता था, फिर उसमें से पायरुविक एसिड, देन PEP। सेम चीज केम प्लांट में भी हो रही है, लेकिन C4 प्लांट में अलग अलग सेल में हो रही है एंड केम प्लांट में एक ही सेल में हो रही है, बट अलग अलग टाइम पे हो रही है, डे पे एंड नाइट पे अलग अलग टाइम पे हो रही है। ठीक है, तो अगर टाइम डिफरेंस आ जाता है तो उसको बोला जाता है टेम्पोरल डिफरेंस। टाइम डिफरेंस अगर आ जाएगा, T फॉर टाइम, T फॉर टेम्पोरल, सो उसे बोलेंगे टेम्पोरल डिफरेंस।
ठीक है, डे और नाइट। बाकी मैकेनिज्म्स तो सेम एज दैट ऑफ C4। और अगर सेल का डिफरेंस आ गया तो उसे बोलते हैं स्पेटियल डिफरेंस। स्पेटियल डिफरेंस। सो ये दो टर्मिनोलॉजीज जो है वो आपको याद रखनी है। ओके, टेम्पोरल डिफरेंस एंड स्पेटियल डिफरेंस। सो आई गेस इतना ही है केम प्लांट्स में। उसके एग्जाम्पल याद रखना, वो सक्यूलेंट प्लांट है, उसकी साइकिल बिल्कुल C4 के जैसी सिमिलर है। रेट ऑफ सिंथेसिस याद रखना जो मैंने यहाँ पे बताया, एंड जो टेम्पोरल डिफरेंस और स्पेटियल डिफरेंस के बारे में बताया उसके बारे में भी हमें याद रखना है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर केम प्लांट इज, इसके बाद अपना कौन सा टॉपिक आ जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। अब एक फोटो रेस्पिरेशन जो है, हम C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट, इन तीनों की बात करें तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो सिर्फ C3 प्लांट में चलता है, ना C4 प्लांट में होता है, ना केम प्लांट में होता है। ठीक है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगी। फोटो रेस्पिरेशन समझने से पहले हम रुबिस्को एंजाइम का नेचर समझ लेते हैं। मान लो ये मेरा एंजाइम है रुबिस्को, दिस इज माय एंजाइम रुबिस्को। नहीं यार, ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा एंजाइम अपना, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये मेरा रुबिस्को एंजाइम हो गया। ठीक है, ये एंजाइम है तो उसकी एक्टिव साइट होगी, तो मान लो ये उसकी एक्टिव साइट है जहां सबस्ट्रेट आके बाइंड होने वाला है। नाउ फॉर रुबिस्को सबस्ट्रेट कैन बी O2, सबस्ट्रेट कैन बी CO2। लेकिन हमें क्या बात याद रखनी है कि O2 और CO2 का जब कंसंट्रेशन इक्वल होता है तो जो रुबिस्को है वो CO2 के साथ जुड़ता है, RuBp प्लस CO2। जो RuBp एंजाइम है वो CO2 के साथ जुड़ता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को। रुबिस्को नहीं जुड़ेगा, रुबिस्को एक्टिव साइट पे O2 या CO2 को बुलाएगा और RuBp को उसके साथ जोड़ेगा, तो वो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करता है रुबिस्को। यानी RuBp में क्या ऐड करता है, CO2 ऐड करता है। अगर O2 का कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा चला जाएगा तो रुबिस्को को O2 से प्यार हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करना दैट मीन्स वो RuBp को, रिबुलेज 1,5-bis फॉस्फेट को O2 के साथ रिएक्ट करने को कहेगा। एंड जब इक्वल कंसंट्रेशन होगा तो वो RuBp का रिएक्शन किसके साथ करवाएगा, CO2 के साथ करवाएगा। इट मीन्स देखो, आपका RuBp CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, जब O2 और CO2 का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। और ये तो हमने C3 साइकिल में पढ़ा है, RuBp CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। लेकिन इफ RuBp जो है उसके साथ O2 रिएक्ट किया, इसका मतलब कि O2 का जो कंसंट्रेशन है वो CO2 से ज्यादा है, तो ये जो रुबिस्को है उसने ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव किया। रुबिस्को का फॉर्मूला इज, रुबिस्को का फॉर्मूला रिबुलेज 1,5-bis फॉस्फेट, C फॉर कार्बोक्सिलेज एंड O फॉर ऑक्सीजनेस। ओके, तो तब इस टाइम पे क्या होता है, जब O2 के साथ वो रिएक्ट करता है ना तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं।
यार फर्स्ट प्रोडक्ट इज जो आपका C3 साइकिल में बना था वही 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पीजीए का फुल फॉर्म आपको पता है, फिर भी मैं लिख देती हूँ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, जो कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। 3 फॉस्फो क्यों लिखा, बिकॉज थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट है। आपकी एनसीईआरटी ने सिर्फ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड लिखा है, बट स्पेसिफिकली इट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड सेकेंड जो चीज बनेगी दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का होता है। सो 3 कार्बन प्लस 2 कार्बन 5 कार्बन हो गए, बिकॉज आरयूबीपी में 5 कार्बन होते हैं। और ये जो फॉस्फोग्लाइकेट है उसमें से आपका क्या निकलता है, CO2 निकलता है। यानी कि यहाँ पे जो CO2 है वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। CO2 रिलीज हुआ तो हुआ, साथ साथ में एटीपी को यूटिलाइज करके वो रिलीज हुआ। ऊपर से रिएक्शन में एटीपी तो प्रोड्यूस ही हुआ नहीं, एटीपी के NADPH तक भी प्रोड्यूस हुआ नहीं। समझ आ रहा है, ऊपर से एटीपी को यूटिलाइज कर दिया CO2 को रिलीज करने में, और वो CO2 कहां से रिलीज हुआ, फॉस्फोग्लाइकोलेट से रिलीज हुआ। तो अगर आपको कोई पूछे कि CO2 कहां से रिलीज हुआ, फ्रॉम फॉस्फोग्लाइकोलेट। अगर कोई पूछे कि फोटो रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन कब होता है, जब रूबीज को ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करता है। रूबीज को ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव कब करता है, जब O2 का कंसंट्रेशन CO2 से बढ़ जाता है, तो आरयूबीपी O2 के साथ रिएक्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नेमली रूबीज को, ऊपर भी रूबीज को ही आएगा, ओके। और उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, ओके, ठीक है। सो जो आपका फोटो रेस्पिरेशन है उसे आप एक टाइप का वेस्टफुल प्रोसेस कह सकते हो, वेस्टफुल प्रोसेस। वाई वेस्टफुल प्रोसेस, बिकॉज यहां पे कोई एटीपी या कोई NADPH नहीं बन रहा है, ऊपर से जो CO2 है वो भी रिलीज हो रहा है, ठीक है। हम डार्क रिएक्शन तब से पढ़ रहे हैं, तब से C3 प्लांट में कैसे होता है, C4 प्लांट में, कैंप प्लांट में, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। तो सब में कुछ ना कुछ शुगर्स बन रही है, कैंप प्लांट तक में शुगर बन रही है, ठीक है। अब इसमें तो शुगर बन ही नहीं रही है, फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी CO2 रिलीज हो गया, यानी ये जो CO2 है उसको हमने यूज ही नहीं किया शुगर बनाने के लिए। इंस्टेड क्या होता है, हमने ऑलरेडी जो शुगर बनाया होता है 25% ऑफ जो फिक्स्ड CO2 होता है, जिसे हमने ऑलरेडी फिक्स किया होता है रिड्यूस करके, जिसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया होता है, 25% ऑफ फिक्स्ड CO2 का हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। मतलब कि CO2 रिलीज भी हो रहा है, जो हमने ऑलरेडी फिक्स किया था CO2, मतलब ऑलरेडी जिस CO2 से हमने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था, उसका भी लॉस हो जाता है। सो इतनी चीजें फोटो रेस्पिरेशन में होती है। अब ये जो फोटो रेस्पिरेशन है वो 3 ऑर्गेनल्स में होता है। प्लांट में होता है ऑफकोर्स फोटो रेस्पिरेशन। सो ये CPM से याद रखो, C फॉर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। PB पैरोक्सिसोम्स, वो भी एक ऑर्गेनल है, प्लांट में जो पाया जा रहा है वो ऑर्गेनल है, प्लांट में पाया जाता है, जो H2O2 यानी जिसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं, पेरोक्सिजम पेरोक्साइड से कुछ रिलेटेड है, उसके डिग्रेडेशन और उसको कंस्ट्रक्शन, मतलब कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेंगे, उसको बनाने में और उसको तोड़ने में हेल्प करता है। हमें पेरोक्सिसोम्स के फंक्शन पे नहीं जाना, बट हमें समझना है कि कौन से 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है ये पूरे फोटो रेस्पिरेशन में। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और फिर माइटोकॉन्ड्रिया, लास्ट में पहुंचता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में। जो मैंने बताया था कि CO2 रिलीज होता है फॉस्फोग्लाइकोलेट में से, तो वो जो CO2 है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होता है, CO2 रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऑर्गेनल्स जो होते हैं, 3 ऑर्गेनल्स
are involved in this process. जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है उसमें 3 ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व है. नॉट ओनली क्लोरोप्लास्ट बट अलॉन्ग विथ क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया भी फोटो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है. अब फोटो रेस्पिरेशन को फोटो रेस्पिरेशन क्यों कहा? वाई फोटो रेस्पिरेशन? सो रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? O2 इन, CO2 आउट. इसमें भी वही तो हो रहा है. रूबिस्को जो है वो ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव कर रहा है, यानी आरयूबीपी का रिएक्शन O2 के साथ करवा रहा है. ठीक है, मतलब O2 इन कर रहा है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि आरयूबीपी के साथ O2 कब रिएक्ट कर सकता है? जब O2 का कंसंट्रेशन ज्यादा हो CO2 से, यानी कि O2 अंदर ज्यादा आया तो O2 इन और CO2 बाहर रिलीज हुआ विद द हेल्प ऑफ ATP. एक ATP जो है यूज हो गया, बना तो नहीं लेकिन CO2 रिलीज में ATP यूज हो गया. इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस कहा जाता है. ओके, सो CO2 रिलीज हो गया और O2 यूज हुआ था, तो इसीलिए इसको रेस्पिरेशन कहा. और ये सब कुछ लाइट के प्रेजेंस में हुआ था, इसीलिए इसे फोटो रेस्पिरेशन कहा. ठीक है, अब मैंने एक बात बोली थी यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में कि C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है बट C4 और केम प्लांट में नहीं. तो वाई C4 और केम प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता? सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस कि वाई जो फोटो रेस्पिरेशन है ठीक है वो C4 एंड केम प्लांट्स में क्यों नहीं होता वो हम समझेंगे. सो C4 और केम प्लांट में मैंने आपको एक चीज बताई, दैट इज डबल फिक्सेशन. हम CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं जो डबल फिक्सेशन से अराइज होती है. इसकी वजह से ये एक रीजन है. ये कैसे रीजन है? तो देखो, फोटो रेस्पिरेशन कब पॉसिबल होगा? जब O2 का कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा होगा एट द साइट ऑफ एंजाइम रूबिस्को. मान लो ये रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, दिस इज अवर एंजाइम रूबिस्को. उसे O2 का कंसंट्रेशन CO2 से ज्यादा दिखेगा तभी ऑक्सीजनेस की तरह बिहेव करेगा. ठीक है, लेकिन देखो C4 प्लांट में तो डबल फिक्सेशन यानी डबल फिक्सेशन तो चलो छोड़ो, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म डबल फिक्सेशन यानी पहली बार बाहर हुआ CO2 और पेप का बंडल शीट सेल में C4 में, और केम में मिजोफिल सेल में ही हुआ, और मिजोफिल सेल में ही फिर दूसरा फिक्सेशन भी हुआ रूबिस्को का आरयूबीपी का CO2 के साथ. ठीक है, मिजोफिल सेल में ही. C4 प्लांट में वो चीज बंडल शीट सेल में हुई क्योंकि बंडल शीट सेल में रूबिस्को है, मिजोफिल सेल में उसमें पेप केस था. तो यहाँ पे जो बंडल C4 जो प्लांट है उनमें जो बंडल शीट सेल है उसमें हम बोल सकते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा क्योंकि बंडल शीट सेल में मिजोफिल सेल से मैलिक एसिड आया, मैलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक CO2 उसमें से निकल गया और बना पायरुविक एसिड. तो उसमें से एक CO2 निकला, तो वो इंटरनली ये सेल में क्या कर रहा है? CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म क्रिएट कर रहा है. इंटरनल CO2 का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है. सो कोई चांस ही नहीं है कि रूबिस्को को O2 का कंटेंट ज्यादा दिखे. O2 अगर मिजोफिल सेल से आया भी है CO2 के साथ साथ, फिर भी मैलिक एसिड में से तो CO2 निकल रहा है, मतलब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो O2 को कौन देखेगा? मतलब O2 का कंसंट्रेशन बढ़ ही नहीं पाएगा क्योंकि इंटरनल CO2 मैकेनिज्म में मैलिक एसिड में से निकल रहा है, अंदर खुद ही CO2 बढ़ रहा है. एंड सेकेंड चीज हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो बंडल शीट सेल की वॉल है वो थिक वॉल होती है, और क्या चीज पढ़ी थी? थिक वॉल होती है प्लस इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज. इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज.
यानी कि आप सोचो, चलो मीसोफिल सेल से तो O2 नहीं आया, ठीक है, अकेला आ भी जाता तो अंदर तक बंडल शीट सेल तक नहीं आ पाता, क्योंकि CO2 को भी लाए तो CO2 गैस तो अंदर नहीं आई ना, उसको एसिड के फॉर्म में लाना पड़ता है, तो O2 भी अकेला नहीं आ सकता। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि चलो अकेला नहीं आ सकता, बट वॉल से तो आ ही सकता है O2 बंडल शीट सेल की, बट उसकी वॉल भी कैसी करती, थिक वॉल, इम्परवियस टू गैस एक्सचेंज, ना कोई गैस अंदर आ सकती है ना कोई गैस बाहर जा सकती है, ठीक है। सो इसीलिए C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। कैम प्लांट में भी सेम, कैम प्लांट में भी डबल फिक्सेशन होता है, तो दूसरी बार जो फिक्सेशन होगा सेकेंड वाला फिक्सेशन, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा कैम प्लांट के अंदर भी, ठीक है। सो कैम प्लांट में भी फोटो रेस्पिरेशन तो नहीं ही होगा, ठीक है। C4 और कैम दोनों प्लांट में नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब बचे, मैंने बोला था C3 प्लांट में तो होता है, C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है। जो C3 प्लांट है हम आगे फैक्टर्स में पढ़ेंगे, वो टेम्परेट प्लांट्स है। जैसे C4 प्लांट को ड्राई ट्रॉपिकल रीजन पसंद है, इनको लो टेम्परेचर जो है वो सूट करता है, ठीक है। लो टेम्परेचर जो है वो उनके लिए ऑप्टिमम है फॉर फोटोसिंथेसिस। ये चीज़ है, ये लाइन जो मैंने अभी बोली, वो जब इस लेक्चर के बाद मैं आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस करवाओगी उसमें अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी के लिए याद रखो कि इनको लो टेम्परेचर भाता है, लो टेम्परेचर ही इनको पसंद है, ठीक है। सो अब C3 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करते हैं तो क्यों करते हैं? जब हाई टेम्परेचर होता है, इनको लो टेम्परेचर पे रहना पसंद है, बट इन केस टेम्परेचर हाई हो गया तो उस वक्त CO2 का कंसंट्रेशन लो हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया तो प्लांट सोचेंगे कि हम पानी बचाते हैं, तो पानी अंदर का अंदर ही रहेगा, पानी अंदर का अंदर ही रहेगा तो ज्यादा पानी होगा, तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, वो ज्यादा पानी CO2 के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बना देगा, ठीक है। यानी फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस किसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है तो O2 भी तो रिलीज होता है। अब वो जो O2 है, भले ही वो O2 फोटोसिंथेसिस में जो O2 रिलीज होता है वो कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में होता है, ठीक है। जो वाटर यूज होता है वो हमने लाइट रिएक्शन में ही पढ़ लिया, वो ब्रेकडाउन लाइट रिएक्शन में होता है, तो O2 थाइलेकॉइड के ल्यूमेन में होता है, ठीक है। वो निकल जाएगा यहाँ तो बॉडी के बाहर, या तो फिर वो जो O2 है वो रेस्पिरेशन के लिए कहाँ चला जाएगा, रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते जाते वो जब ल्यूमेन से बाहर निकलेगा तो स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम के टच में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, RUBP जो है उसके पास जो O2 है वो बढ़ जाएगा, CO2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो अब RUBP जो है वो कैसी एक्टिविटी शो करने लगेगा, ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी शो करने लगेगा, समझ आया। तब इसमें जब हाई टेम्परेचर होता है, जब CO2 कम हो जाता है और O2 बढ़ जाता है, तो तब C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई C3 प्लांट में हमें फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। हमारे दो पार्ट कवर हुए, पहले कैम प्लांट कवर किया, देन फोटो रेस्पिरेशन, और उसके ऊपर हमने कल C3 और C4 साइकिल ऑलरेडी कर लिया था, ओके। ये सेडम क्यों कट गया है, दिस इज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जिसको याद रखना है हमें, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।